हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अर्पित अग्रवाल, फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन, आज आपके लिए एक वीडियो लाया। तो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का है और ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद आपका भी हो जाए। वो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, मेरे को बहुत ही फैसिनेट करता है। देखो, क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अपन बहुत सारी नई बातें सीखेंगे। अपन सीखेंगे कि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर के साथ कैसे लिंक करा जाता है, जो कि जेईई के एग्जाम में होता भी है, खासकर फिजिक्स में, कि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ वो मिक्स करके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो उस कैटेगरी का ही है। साथ ही में इस क्वेश्चन में जो जो मॉडिफिकेशंस है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी ये जेईई के एग्जाम में आ जाए। साथ ही में वीडियो के आखिरी में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सिमिलर कॉन्सेप्ट से, जो कि मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को देखने के दौरान आप अपना जो पेशेंस है ना वो मेंटेन रखना, क्योंकि तुम देखो जो क्वेश्चन है थोड़ा टफर साइड का। इसलिए जैसे कि मेरे को पता है कि इस वीडियो को देखने वाला जो बच्चा होगा ज़्यादातर जेई का बच्चा होगा, तो जेई की प्रिपरेशन में जो पेशेंस है ना आपको बनाए रखना होता है। अगर आप अपना जो पेशेंस है वो लूज कर दोगे ना तो उससे हानि आपको ही है। तो आप अपना जो पेशेंस को बनाए रखिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी, और इस क्वेश्चन को देखने के दौरान भी, ठीक है? मतलब इस वीडियो को देखने के दौरान भी। चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अपने पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी के यूनिफॉर्म है। चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब होता है कि बराबर बराबर वॉल्यूम पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू हाफ्स। मतलब ये है कि जैसे सपोज मैं इसको फर्स्ट हाफ बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड हाफ बोल रहा हूं, दोनों हाफ बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट हाफ के कारण सेकंड हाफ पर फोर्स कितना लग रहा है, या फिर सेकंड हाफ के कारण फर्स्ट हाफ पर फोर्स कितना लग रहा है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। फोर्स कौन सा होगा? कौन सी बात है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है या फिर कोलिम्बिन फोर्स की बात कर रहा है। चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के दौरान कुछ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है जो कि मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको सॉल्यूशन देखते वक्त दिक्कत ना हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 अपना सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर से रिलेटेड है, और वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही है। कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि जैसे सपोज कोई एक एक्सटेंडेड 3D बॉडी है। क्या है? एक्सटेंडेड 3D बॉडी है। इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। तो उसके लिए मैं पहले ओरिजिन डिफाइन कर लेता हूं। तो उसके लिए मेरे को एक्सिस चाहिए होंगी। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस आपकी तरफ आती है। एक्स, वाई और जेड, और ये ओरिजिन। ठीक है। अब मेरे को इस एक्सटेंडेड 3D बॉडी का सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि मेरे को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। बात एक ही है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं एक छोटा सा मास मानूंगा जिसको मैं पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं, जिसका मास मैं डीएम ले रहा हूं। अब मैंने ये छोटा सा मास माना है, पॉइंट मास ये बेसिकली है। तो इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास वहीं लोकेट होगा जहां पर ये पॉइंट मास लोकेटेड है। तो बेसिकली तुम देखो, ये जो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, और इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल सकता हूं। ठीक है। अब तुम देखो, इस छोटे से मास का मेरे को मास मोमेंट लिखना है। क्या लिखना है? मास मोमेंट लिखना है। तो मास मोमेंट कैसे लिखते हैं अपन? जो भी इसका मास है डीएम इनटू इस पॉइंट मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या है? आर वेक्टर। ये आर वेक्टर। तो ये अपने पास क्या हो गया? मास मोमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे। तो अगर ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे तो ऐसे बहुत सारे मास मोमेंट होंगे। तो जितने भी मास मोमेंट होंगे ना उनका मेरे को क्या करना है? समेशन करना है। समेशन का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में इंटीग्रेशन। तो उन सबका क्या कर दिया मैंने? इंटीग्रेशन। ठीक है भाई। और इसको मैंने इस एक्सटेंडेड 3D बॉडी के टोटल मास से डिवाइड कर दिया। अब टोटल मास को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम।
तो ये अपने को जो देगा ना वो होगा बेसिकली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं ओरिजिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो अपन आर वेक्टर ले रहे हैं ना वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए तो जो अपने पास सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आएगा ना वो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आएगा। ठीक है भाई, अब तुम देखो, अगर जैसे सपोज ये जो एक्सटेंडेड 3D बॉडी है इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, मतलब जो रो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर बराबर वॉल्यूम पर बराबर बराबर मास पाया जा रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो डीएम को मैं कैसे लिखता, तो डीएम को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेसिकली, तुम देखो अपन ने छोटा सा मास माना है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी छोटा सा होगा, तो उसको मैं डीवी लिख सकता हूं। तो डीएम को मैं लिख सकता हूं बेसिकली रो इंटू डीवी, जो भी तुम्हारी मास डेंसिटी है अगर तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब इस डीएम को मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा। तो तुम देखो अपने पास सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आ रहा था वो आ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम को मैं लिख सकता हूं बेसिकली रो डीवी आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। अब तुम देखो जो रो है ना वो हर जगह सेम है, अगर रो हर जगह सेम है तो बेसिकली वो कांस्टेंट होगा, अगर वो कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो यहां से भी इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा और यहां से भी इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा रो इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर डीवी अपॉन रो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो रो से रो को निपटाओ, तो मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर डीवी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। लेकिन ये कब वैलिड है, जब तुम्हारा जो एक्सटेंडेड 3D बॉडी है उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, जब वैलिड है ये। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट है जो कि अपने सॉल्यूशन में यूज होगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और सेंटर मास के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए तो ये सॉल्यूशन मेरे को फैसिनेट करता है। देखते जाओ बस तुम। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस चैप्टर से ही है, जो कि मेरे को लगता है तुम्हें पता भी होगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज कोई स्फीयर है और जो स्फीयर है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये वाला जो स्फीयर है वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि बराबर बराबर वॉल्यूम पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है। तो चार्ज डेंसिटी को मैं रो बोल देता हूं। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये है, और स्फीयर कैसे अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है जैसे कि अपने क्वेश्चन में था। तो यहां से आर डिस्टेंस दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने वैल्यू लिखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे को इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। तो अब तुम देखो जो अपना स्फीयर है उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अब कौन सी बात है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली आर वेक्टर के अलोंग है, या ऐसे बोल सकता हूं मैं वो बेसिकली आर कैप के अलोंग है। तो अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मेरे को आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम देखो आर इंटू आर कैप आ रहा है, तो आर इंटू आर कैप की जो वैल्यू होती है वो आर वेक्टर के बराबर होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेसिकली रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें एक और चीज है, चीज क्या है बताता हूं मैं, कि जैसे सपोज मैं इस आर को रेडियस मानकर एक स्फीयर को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। अब मैं दो रीजन ले रहा हूं, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो बेसिकली इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि आती है रो आर वेक्टर
अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें जो नेट कंट्रीब्यूशन होता है ना वो इस अंदर वाले स्फीयर का ही होता है। इस बाहर वाले स्फीयर का नेट कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये तुम्हें इसके प्रूफ से पता चलेगा। जिसको इसका प्रूफ नहीं आता वो एबीजे सर के इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट में जा सकता है, प्रूफ दे सकता है। बहुत ही आसान सा प्रूफ है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा केवल इस अंदर वाले चार्ज का होगा। इस बाहर वाले चार्ज का कोई भी नेट कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं होगा। तो ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है जो कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। चलो अब अपना जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो चालू करते हैं अपन। जो जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड थे वो सारे मैंने आपको बता दिया है। चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो डायग्राम नए पेज पर बना लेते हैं ताकि गिचपिच ना हो। तो ये अपने पास वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई, सपोज ये वाला जो पॉइंट है इस स्फीयर का क्या है, सेंटर है। ठीक है भाई, इसको मैं दो हाफ में बांट लेता हूं। इसको मैं फर्स्ट हाफ बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड हाफ बोल रहा हूं। तो फर्स्ट हाफ पर नेट फोर्स कितना है ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स ये बात है कि फर्स्ट हाफ पर जो नेट फोर्स होगा वो सेकंड वाले हाफ के कारण ही होगा। तो यहां पर मैं एक छोटा सा चार्ज मान रहा हूं जिसकी वैल्यू में dq लिख रहा हूं। तो चार्ज मैंने छोटा सा माना है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी छोटा सा ही होगा, तो उसको मैं dv कंसीडर कर रहा हूं। और dq की वैल्यू मैं लिख सकता हूं रो इंटू dv। रो क्या है तुम्हारा, चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तुम्हारे को किसकी वैल्यू दे देगा, चार्ज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अभी जो चार्ज है ना इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में वो सपोज क्या है, आर वेक्टर है। तो इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो इस छोटे से चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और वो फोर्स छोटा सा होगा क्योंकि चार्ज भी अपन ने छोटा सा लिया है। तो फोर्स है dF वेक्टर और वो किसके बराबर होगा, बेसिकली जो भी तुम्हारा चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dq को क्या लिख सकता हूं, dq को लिख सकता हूं मैं रो dv और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रो r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं ना उसमें इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। जो भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो केवल अंदर वाले चार्ज का होता है, नेट। बाहर वाले चार्ज का कोई भी नेट कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं इस चार्ज पर जो फोर्स लिख रहा हूं जो इस चार्ज की वैल्यू है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं ना उसमें इसका कोई भी इंक्लूजन नहीं है। तो अब तुम देखो जो अपना डीएफ वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डीएफ वेक्टर अपने पास आ रहा है रो डीवी इंटू रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आर वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में। किसके सेंटर के रिस्पेक्ट में, स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 चार्जेस होंगे। तो हर चार्ज पर मेरे को फोर्स लिखना पड़ेगा और उन सारे फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर समेशन। वेक्टर समेशन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, इंटीग्रेशन। तो करते हैं इंटीग्रेशन। तो इन सब फोर्सेस का मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर समेशन मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जो कि मेरे को एफ वेक्टर देगा जो कि किसके बराबर होगा, रो स्क्वायर आर वेक्टर डीवी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, और ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, इस वाले रीजन के लिए कर रहा हूं। किस वाले रीजन के लिए, रीजन 1 के लिए। तो करते हैं। तो इसमें रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, आर वेक्टर डीवी का इंटीग्रेशन। कहीं देखा दिखाया लग रहा है, ये बिल्कुल लग रहा है देखा दिखाया। तुम देखो इधर, आर वेक्टर डीवी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आता है, आर वेक्टर डीवी का जो इंटीग्रेशन है
वो बेसिकली आता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। देखा देखा लग रहा है, यूज हो गया ना इधर। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों मैंने ये सब बताया था। तो अब तुम देखो, इसको मैं लिख सकता हूं बेसिकली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इनटू जो भी सेक्शन अपन कंसिडर कर रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी तो अपने को वॉल्यूम ही दे रहा ना, तो इसका वॉल्यूम, इस सेक्शन का वॉल्यूम, मतलब सेक्शन 1 का वॉल्यूम। तो सेक्शन 1 का वॉल्यूम क्या होगा बेसिकली 2/3 पाई आर क्यूब। क्या तुम्हें सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता है? बिल्कुल पता होगी तुम्हें। तुम्हारा जो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से 3r/8 डिस्टेंस पर होता है। तो ये वाले पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का होता है। तो बेसिकली जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको क्या लिखोगे तुम बेसिकली 3r/8 अलोंग दिस डायरेक्शन। तो मेरे को तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं बेसिकली 3r/8 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। सही है, 3 से 3 कटा, ये हो गया है 4, कितना आ रहा है यार अपने पास, पाई आर की पावर 4/4। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्या आ रहा है ये अपने पास आ रहा है ρ²/3 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है पाई आर की पावर 4/4। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है अपना ρ² पाई आर की पावर 4/12 और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन तुम्हारे इस वाले वेक्टर के अलोंग होगी। आ रहा है समझ, मतलब इस तरफ होगी। तो इतना फोर्स लग रहा है तुम्हारा। अब तुम्हें समझ आ गया होगा जो मैंने सब चीजें बताई थी वो सब चीजें इस क्वेश्चन में यूज हो गई है, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे को बहुत ही फैसिनेट करता है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो यार, मेरा इस क्वेश्चन में कुछ और करने का विचार है, और वो विचार इसलिए ताकि मैं मॉडिफाइड क्वेश्चन की भूमिका बना सकूं। तो करते हैं वो विचार डिस्कस। तो ये अपने पास वो स्फीयर है जो कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, और जो अपना जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है। ठीक है भाई। अब इस स्फीयर को मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 1, इस वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 2। ठीक है भाई। चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम है जो कि रो के बराबर है। अब सेक्शन 1 में मैं छोटा सा चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं, dq1। अब dq1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बेसिकली रो इंटू dv1। तो छोटा सा चार्ज कंसिडर करा है तो वॉल्यूम में छोटा सा होगा, वो छोटा सा वॉल्यूम क्या है, dv1 के बराबर है। तो छोटा सा चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, रो इंटू dv1 के बराबर। इस सेक्शन में भी मैं एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करूंगा, ठीक है, और उस चार्ज की वैल्यू लिखूंगा मैं dq2, और dq2 की वैल्यू क्या लिखूंगा बेसिकली मैं रो इंटू dv2। चार्ज मैंने छोटा सा कंसिडर करा है तो वॉल्यूम भी छोटा सा होगा जो कि dv2 के बराबर है, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो मैं r मान रहा हूँ, इनके बीच की दूरी क्या मान रहा हूँ मैं, r मान रहा हूँ। ठीक है भाई। अब तुम देखो इस छोटे से चार्ज पर, इस छोटे से चार्ज के कारण मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो जो अपना कोलम्बियन फोर्स वाला फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, वो एप्लीकेबल है। वो एप्लीकेबल कब होता है, जब Q1 और Q2 क्या हो तुम्हारे पॉइंट चार्ज, और यहाँ पर वो दोनों पॉइंट चार्ज की तरह है। तो लिखते हैं, और ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो df वेक्टर लिख रहा हूँ मैं। तो k इस वाले चार्ज की वैल्यू इंटू इस वाले चार्ज की वैल्यू, उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मेरे को तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब तुम देखो इस वाले पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोल रहा हूं मैं, आर कैप बोल रहा हूं।
तो ये अपने पास क्या आ गया, डी एफ वेक्टर आ गया। तो डी एफ वेक्टर को मैं लिखूंगा बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू टू की वैल्यू कितनी होगी, रो डी वी टू के बराबर, डी क्यू वन की वैल्यू रो डी वन वी के बराबर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस होंगे। तो हर एक पॉइंट चार्ज पर क्या लिखूंगा मैं, फोर्स लिखूंगा, और उन फोर्स का क्या करूंगा मैं, वेक्टर समेशन करूंगा। वेक्टर समेशन करने के बाद जो नेट फोर्स आएगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस सेक्शन पर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस सेक्शन के कारण, जो कि वैल्यू इसके बराबर होगी, किसके बराबर, रो स्क्वायर पाई आर की पावर 4 अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो करते हैं ये सब चीजें। तो अपना जो एफ नेट होगा सेक्शन 2 पर ड्यू टू सेक्शन 1, वो बेसिकली ऐसे बहुत सारे फोर्सेस का वेक्टर समेशन होगा। अब मैं जो वेक्टर समेशन कर रहा हूँ वो इंटीग्रेशन से कर रहा हूँ, वो बेसिकली वेक्टर समेशन है, ये तो मैं मान लेना है, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ वेक्टर ऐड मैं कैसे करूंगा, वेक्टोरियली। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है रो dv1 रो dv2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू आर कैप। और इसकी वैल्यू जो होगी वो अपने इसके बराबर होगी, रो स्क्वायर पाई आर की पावर 4 अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। रो स्क्वायर पाई आर की पावर 4 अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ पर तुम देखो रो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये जो आर स्क्वायर है वो कांस्टेंट नहीं है, आर कैप भी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, dv1 dv2 भी तुम्हारे कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगे। तो रो स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, dv1 dv2 आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि किसके बराबर होगा, रो स्क्वायर पाई आर की पावर 4 अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मेरे हिसाब से रो स्क्वायर उड़ गया, ये 3 हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ dv1 dv2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की जो वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 3। तब देखो ये आ रही है, कुछ करना है मेरे को इसलिए ये सब कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा होगा ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। तो करते हैं। तो अब अपना जो मॉडिफाइड वर्जन है वो अपना ये वाला है। तो मॉडिफाइड वर्जन में तुम देखो यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है और यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। यहाँ की चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो 1 है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो 2 है। जो अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था तो उसमें दोनों तरफ जो चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी, सेम थी, इधर भी रो थी इधर भी रो थी। लेकिन इस वाले केस में तुम देखो जो चार्ज डेंसिटी है वो इस तरफ और इस तरफ अलग अलग है। तो उस वाले क्वेश्चन में जो अपन ने यहाँ पर छोटा सा चार्ज माना था और उस चार्ज पर जो फोर्स लिखा था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा था, जो कि किसके बराबर था, उस छोटे से चार्ज की वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर किसके बराबर था, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। वो कब है, जब पूरा का पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करें, मतलब इस सेक्शन पर नेट फोर्स इस सेक्शन के कारण अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज मानेंगे जो कि dq2 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, रो 2 इंटू dv2। यहां पर भी अपन एक छोटा सा चार्ज मानेंगे जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, dq1 के बराबर होगी, जो क्या लिखूंगा मैं, रो 1 इंटू dv1। भाई चार्ज डेंसिटी यहाँ की रो 1 है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी रो 2 है, तो इसलिए यहाँ पर रो 1 dv1, यहाँ पर रो 2 dv2। इनके बीच की जो दूरी है वो मैं क्या मान रहा हूँ, r मान रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट चार्ज पर मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ इसके कारण, तो लिखते हैं। और मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और अपने को आता है लिखना, क्या होगा वो, k इस वाले चार्ज की वैल्यू इनटू इस वाले चार्ज की वैल्यू अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखो इस वाले चार्ज पर जो फोर्स होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो इस डायरेक्शन के अलोंग जब मैं यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं वो आर कैप है, तो इनटू आर कैप। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज होंगे इस सेक्शन पर। तो ऐसे हर एक चार्ज पर मेरे को फोर्स लिखना पड़ेगा और उसका क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। समेशन का मतलब कौन सा होगा, वेक्टर समेशन।
और वेक्टर समेशन करने के बाद जो नेट फोर्स आएगा वो बेसिकली क्या होगा, इस वाले सेक्शन के कारण इस वाले सेक्शन पर नेट फोर्स। तो करते, तो जो अपना एफ वेक्टर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू टू डी क्यू वन इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू टू की वैल्यू क्या होगी रो टू डी वी टू, डी क्यू वन की वैल्यू क्या होगी रो वन डी वी वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पर रो वन रो टू कॉन्स्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, निकाल लेते हैं एक बार। रो वन रो टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वन डी वी टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब तुम देखो ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। ये वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी पाई स्क्वायर आर की पावर 4/3। क्या था ये, पाई स्क्वायर आर की पावर 4/3। अब बेसिकली तुम देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम क्यों होगा, ये सेम इसलिए होगा क्योंकि इस वाले की ज्योमेट्री और इस वाले की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। ये तुम्हारे रो पर डिपेंड कर नहीं, ये तुम्हारे रो पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये तुम्हारे ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ज्योमेट्री तुम्हारी सेम है। तो अब करते हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ज्योमेट्री सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा। तो क्या रहा ये रो वन रो टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई स्क्वायर आर की पावर 4/3। एक पाई से एक पाई निपटा, आ रहा है अपने पास ये रो वन रो टू आर की पावर 4/12 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या है एफ नेट है सेक्शन 2 पर सेक्शन 1 के कारण। तुम देखो रो वन और रो टू बराबर हो जाते तो अपना आंसर आता रो स्क्वायर आर की पावर 4 एक पाई रह गया, रो स्क्वायर आर की पावर 4/12 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, बिल्कुल सेम हो जाता। तो मेरे को लगता है तुम्हें बढ़िया लगा होगा अगर ढंग से तुमने समझा होगा। ये 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तो इस वाले प्रॉब्लम पर तुम्हें इस वाले सेक्शन पर फोर्स फाइंड आउट करना है बाकी सेक्शन के कारण, ठीक है। कैविटी वगैरह नहीं है, इस वाले सेक्शन पर तुम्हें फोर्स फाइंड आउट करना है बाकी सेक्शन के कारण। एक तो ये वाला प्रॉब्लम है, एक ये वाला प्रॉब्लम है कि अब यहाँ की चार्ज डेंसिटी और यहाँ की चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। पिछले वाले केस में क्या था कि चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम थी जो कि रो के बराबर है। इस वाले केस में क्या है कि यहाँ की चार्ज डेंसिटी और यहाँ की चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। तो इस शेडेड पार्ट की तुम्हें क्या फाइंड करनी है, सॉरी इस शेडेड पार्ट पर तुम्हें क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो इसके जो आंसर है वो तुम कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुम्हें समझ आया होगा अगर तुमने ढंग से देखा होगा तो। थैंक यू।